हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी चैप्टर 36 ऑफ फार्माकोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर को हम लोग कैक्जन से कवर कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एनसेड्स आ जाती हैं, एस्पिरिन एनसेड्स, उसके अलावा हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टॉपिक है और हमारे पास गाउट का टॉपिक है। तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर वाइवा, एमसीक्यू और एससीक्यू तीनों में इसमें से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपने इस चैप्टर को लाजमी कवर करना है क्योंकि ये एक अलहदा क्वेश्चन के तौर पे भी आता होता है प्रॉफ में, और ये प्रॉफ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है दैट इज़ क्लासिफिकेशन। एनसेड्स और डिमार्ड दोनों की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमार्ड्स आर एक्चुअली द ड्रग्स जो कि हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गाउट की क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एनसेड्स के ऊपर। एनसेड्स में आपने उसकी क्लासिफिकेशन तो कर लेनी है, फिर क्लासिफिकेशन की बेसिस पे जो आपको ड्रग्स मिलेंगी उस ड्रग का अलग-अलग क्या क्या फंक्शन है और कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो प्रीडोमिनेट होता है, उसके अंदर आपने ये चीज़ देख लेनी है और ये आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपने यहाँ से ये चीज़ें लाजमी रीड कर लेनी है। हाई यील्ड टर्म्स एक दफ़ा देख लेनी है, फिर उसके बाद आपने देख लेना है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के बाद अगर इसके इफेक्ट्स की बात करें तो आपने देख लेना है कि क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है और ये इसके नॉर्मल ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद इसके हमारे पास जो है वो क्लिनिकल यूजेज है। एस्पिरिन का डोज रिलेटेड क्लिनिकल यूज़ होता है कि हाई डोज पे, लो डोज पे और मीडियम डोज पे वो किन किन तरह से एक्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू है, आपने इसको लाजमी कवर करना है। ये अक्सर पूछा जाता है और ये लाजमी पूछ भी लिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास अदर एनसेड्स। आपने बाकी एनसेड्स का भी देख लेना है कि कौन सा एनसेड कैसे एक्ट करता है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि हमारे पास 3 ड्रग्स हैं जो हमारे पास जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू एक्ट करती हैं। उनमें से एक एस्पिरिन होती है, तो आपने उसका भी खास ख्याल रख लेना है। फिर उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ आपने टॉक्सिसिटी तो करनी ही है एस्पिरिन की। आपने एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी देख ली और बाकी एनसेड्स की भी टॉक्सिसिटी देख ली, लेकिन एस्पिरिन और एसिटोमिनाफिन दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल, इन दोनों का डिफरेंस आपने लाजमी याद कर लेना है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको कवर कर लेना है। और एस्पिरिन के ड्रग इंटरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने एस्पिरिन के ड्रग इंटरेक्शंस भी देख लेने। एस्पिरिन के ड्रग इंटरेक्शंस जो है वो हमारे पास देखने के बाद एक चीज़ है दैट इज़ अक्सर आस्क्ड, दैट इज़ कि हमारे पास एस्पिरिन के कार्डियोवैस्कुलर और नॉन कार्डियोवैस्कुलर यूजेस जो है ना उनको अलग-अलग पूछा जाता है। तो आपने एस्पिरिन के सारे कार्डियोवैस्कुलर और नॉन कार्डियोवैस्कुलर यूजेस पढ़ के उनको अलग-अलग सेपरेट कर लेना कि कौन सा कार्डियोवैस्कुलर यूज़ है और कौन सा नॉन कार्डियोवैस्कुलर यूज़ है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने कवर करनी है दैट विल बी एसिटोमिनोफिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उसके अलावा इसका क्लिनिकल यूज़ क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, और एक और चीज़ एसिटोमिनोफिन के अंदर इसका एंटीडोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसिटोमिनोफिन या पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है, क्योंकि एस्पिरिन का कोई एंटीडोट नहीं देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद एस्पिरिन के पीछे हम लोगों ने कॉन्ट्रा इंडिकेशन स्किप किया है, ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, आपने ये भी देख लेना है। एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी किस वजह से होती है, पेशेंट कैसे ट्रीट करता है, कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाते हैं हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग्स को हम लोग डिमार्ड्स कहते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन यूक्यू रह चुकी है, तो आपने उसकी यही वाली क्लासिफिकेशन जो है उसको कवर करना है। ठीक हो गया। और इसके बाद जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है दैट इज़ दिस टेबल। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपने इस टेबल को करना है क्योंकि इस टेबल में से यूक्यू आ चुका है, लाइक एससीक्यू के तौर पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इस टेबल को देखो तो इस टेबल में जो हमारे पास 4th नंबर के ऊपर एंटी टीएनएफ अल्फा ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स जो है इनकी टॉक्सिसिटी को जो है वो पूछा गया है हमारे पास यूक्यू के अंदर, तो आपने ये लाजमी कवर करना है। इस टेबल को एक दफ़ा रीड ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें। इसका क्लिनिकल यूजेस बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही, लेकिन अदर क्लिनिकल यूजेस भी आपने देख लेना कि डिमार्ड्स के और क्लिनिकल यूजेस क्या हैं। वो ये लिखे हुए हैं कि इसको एसएलई में यूज़ किया जा सकता है, उसके अलावा सेजोगन सिंड्रोम में यूज़ किया जा सकता है, स्पॉन्डाइलाइटिस में यूज़ किया जा सकता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जा सकता है। ठीक हो गया। टॉक्सिसिटी के लिए आपने इसका टेबल ही देख लेना है। फिर आ जाते हैं गाउट की तरफ। गाउट में आपने सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए गाउट होता क्या है, ये हम लोग पैथोलॉजी में भी कवर करते हैं, पर आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि गाउट होता क्या है, किस वजह से होता है और इसकी क्लासिफिकेशन कि एक्यूट गाउट में क्या देते हैं और क्रोनिक गाउट में क्या देते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपने हर जो ड्रग देखी है उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका क्लिनिकल यूज़ और उसकी टॉक्सिसिटी देख लेनी है। ठीक हो गया। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एनसेड के बारे में बताया हुआ है, आपने एनसेड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, ये भी देख लिया कि आप उसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हो, किस तरह यूज़ कर रहे हो, और उसकी टॉक्सिसिटी भी देख ली। नेक्स्ट वन इज़ कोल्सिसीन। जो कोल्सिसीन है आपने देख लेना है कि इसके बहुत सारे डिफरेंट जो है वो
4-5 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और 4-5 ही आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। और फिर इसका एडवर्स इफेक्ट भी देख लेना है कि डायरिया करवाता है कि नहीं करवाता है, ये वाली सारी चीज़ें। और फिर इसको ये कैसे एक्ट करता है ये भी आपने देख लिया। उसके बाद इसी तरह आपने जो है ना इसके सब इन सारे ड्रग्स के क्लिनिकल यूजेस, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो कवर कर लेनी है, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने इसी तरह जो है वो कवर कर लेना है। अदर देन दैट इसके एमसीक्यूज तो कवर करने ही है। गाउट में एक और चीज़ जो आपने कवर करनी है दैट इज़ गाउट की स्टेजेस, कि गाउट की क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हाइपरयूरिसीमिया होता है, फिर एक्यूट गाउट डेवलप होता है, फिर इंटरक्रिटिकल गाउट जो है वो डेवलप होता है, और एंड पे क्रोनिक गाउट डेवलप हो जाता है। गाउट की कॉम्प्लिकेशंस देख लेनी है, रिस्क फैक्टर्स देख लेने हैं, आप गाउट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आपने ये देख लेना है, ठीक है। और सबसे कॉमन साइड जो होती है वो गाउट की कौन सी होती है, बिग टो होता है। अब आपको कोई सिनेरियो आएगा ना तो उसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि बिग टो में पेशेंट को पेन हो रहा था, उसका टेस्ट करवाया तो यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया था, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो पेशेंट था ना वो गाउट का पेशेंट था, और फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सिनेरियो को डील करना होगा। बाकी इस चैप्टर में यही सब कुछ है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से लाजमी रीड करना है और इसकी क्लासिफिकेशन को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।